प्रश्नावली 3.5 पहले नंबर क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं, जो कि हल होगा वज्र गुणन विधि से। और समझेंगे आज वज्र गुणन विधि होती क्या है और कैसे हल होती। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसके दोनों सवालों को जिनको हम आज हल करने वाले हैं उसको हमने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमने नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अनेकों हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जब अद्वितीय आएगा मान, ठीक है, इस जो सवाल दिया गया है इसका अगर हल अद्वितीय आता है, अद्वितीय कब आएगा? अद्वितीय हल तब आता है जब a1/a2 का मान b1/b2 के और c1/c2 किसी का भी मान बराबर ना हो, तब ये आता है अद्वितीय हल। कोई हल नहीं है कब आता है? जब दो मान बराबर हो कोई और तीसरा मान बराबर ना हो, ठीक है। चाहे ये दो बराबर हो ये बराबर ना हो, चाहे ये दो बराबर हो तो ये वाला बराबर ना हो। अपरिमित रूप से अनेक हल तब आता है जब तीनों मान क्या हो? बराबर बराबर हो, ठीक है, सेम सेम आए। तो हमें वज्र गुणन विधि से कब हल करना है? जब मान अद्वितीय हल आएगा, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान। तो इसको आपने हल किया है प्रश्नावली 3.2 में अच्छे से, ठीक है, कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैसे निकालते हैं। तो हम उसी तरह से निकालेंगे और पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए है x - 3y - का 3 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। और फिर दूसरा है 3x - का 9y और - का 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण एक की तुलना करा देंगे किससे? समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें प्रश्नावली 3.2 में हम ऐसे ही हल करते थे सवाल। यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ x हट जाएगा, इसके साथ में एक होता है a1 का मान आ गया 1, b1 का मान हो गया -3, b1 बराबर -3, c1 का मान हो गया -3, c1 बराबर हो गया -3। समीकरण 2 की तुलना करेंगे फिर से। तो समीकरण 2 की तुलना किससे? a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 रहेगा, यहाँ पे 2 2 2 रहेगा। तो a2 का मान समीकरण 2 से तुलना कर रहे हैं, तो a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया -9, b2 बराबर -9, c2 का मान हो गया -2, तो c2 बराबर हो गया -2, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? a1/a2 और b1/b2 और फिर c1/c2, इसको निकालते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, 1/3 हो गया। b1 का मान कितना है -3, बराबर लगा देते बीच में, बटे b2 का मान है -9। यहाँ हल करेंगे माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना बचा 1/3। c1 c2 को भी देख लेते हैं। तो c1 का मान है -3, c2 का मान है -2। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3/2। इसका मतलब यहाँ पर हमारा मान कैसे आया? देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तो हमने लिख लिया। इसका और इसका मान देखिए बराबर बराबर आया ना, तो इसके बीच में बराबर का निशान लगा दिए। लेकिन इसका मान इन दोनों के बराबर नहीं है क्योंकि इसका 3/2 है, तो इसका मतलब ये वाला मान बराबर नहीं है। तो जब इस तरह से आता है तब क्या होता है? कोई हल नहीं, ठीक है। इस तरह से जब मान आएगा तब क्या हल हो जाएगा कि इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर x और y का 0 मान आएगा, ठीक है। x और y का कैसा मान आएगा? 0 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर अद्वितीय हल आता है, अगर अद्वितीय आता है तब वज्र गुणन से हल करना है। कोई हल नहीं आता है तो हमें वज्र गुणन से नहीं हल करना है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं तब भी वज्र गुणन नहीं लगाना है। सिर्फ ये कंडीशन आती है तब वज्र गुणन लगाना है।
तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इसको इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरे वाले में शायद वज्र गुणन विधि लगेगी। ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो लगाने पे ही पता चलेगा। देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। पहले क्या दिया गया है, 2x + y, इस 5 को पहले इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x + y, ये 5 उधर प्लस में इधर आया तो -5 = 0। इसको भी वैसे ही हल करेंगे तो 3x + 2y, 8 उधर प्लस में इधर आया तो -8 = 0। इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। फिर वही करेंगे जैसे अभी किया था, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर अब तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान हो गया 2, a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान हो गया 1, b1 = 1 क्योंकि y के साथ में 1 होता है, c1 का मान -5 तो c1 = -5। फिर करेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए a2 समीकरण 2 से कर रहे हैं तो a2 बराबर हो गया 3, a2 = 3, b2 बराबर हो गया 2, b2 = 2 और c2 का मान -8, c2 बराबर हो गया -8। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान रखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, a2 का मान कितना है 3, हल तो होगा नहीं। आगे b1 का मान है 1, b1 का मान 1/b2 का मान 2 तो क्या हो गया 1/2 हो गया। c1 का मान -5/c2 का मान -8। यहाँ पर अगर हम काटें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी मान कितना बचेगा 5/8। ठीक है, ये 5/8 जो है उसका मान बच जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे मान आया, a1/a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2। देखिए a1/a2 b1/b2 क्या बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बराबर नहीं है। क्या दूसरा वाला मान तीसरे के बराबर है, ये भी नहीं, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे बराबर नहीं है। तो ये क्या है, तीनों मान आपस में बराबर नहीं। तो जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, अद्वितीय हल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या अतः दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है या अद्वितीय हल है। ठीक है, तो जब अद्वितीय आ गया तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इसको किस विधि से हल करना है, अब वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब देखिए वज्र गुणन का जो सूत्र होता है वो हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले। देखिए पहले हम सूत्र बनाना बता देते हैं, तो b1 इधर लिखते हैं, फिर b2, c1 c2, फिर a1 a2, फिर से b1 b2। ठीक है, ये है सिंपल सा ट्रिक। हमें क्या करना है, पहले इससे इसका गुणा कराना है, फिर इससे इसका गुणा कराना है, इससे इसका और इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका। ठीक है, ये सिंपल सा सूत्र है, इससे हम याद रख सकते हैं। तो वज्र गुणन का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x/b1 से पहले c2 का गुणा तो b1 c2, फिर माइनस, फिर b2 से c1 का गुणा तो b2 c1 बराबर, फिर a1 से a2 का गुणा और यहाँ ऊपर रहेगा y, c1 से a2 का गुणा तो c1 a2, फिर माइनस c2 a1 बराबर, यहाँ a1 से b2 का गुणा होगा और इससे इसका ऊपर की तरफ रहेगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये है वज्र गुणन विधि का सूत्र। तो अब इस पर हम मान को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या, b1 c2 b2 c1 इन सभी के मान चाहिए।
तो हम इस मान को रहने देते हैं, एक मान यहाँ पर है, एक मान यहाँ है, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी सबको क्या किए, मिटा देते हैं। हमें मान चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हमें मतलब नहीं है, इससे भी इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे मान, और हम रखेंगे क्या, सूत्र। सूत्र को इधर लिखते हैं, वज्रगुणन विधि से हल कर रहे हैं, वहाँ तो हमने आपको सूत्र समझाया है कि कैसे आता है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे वज्रगुणन विधि। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है x बटे, ठीक है, देख लीजिए, b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे, ठीक है, y बटे क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 और माइनस a2b1। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें इस पे क्या करना है, मान रख के x और y का मान निकालना है। तो रखेंगे कि पहले x, उसके बाद बटे में b1 कितना है, 1 है ना, b1 का मान 1, फिर गुणे c2 का मान कितना है, माइनस का 8, यहाँ पे लगा दिए माइनस का 8, फिर ये बीच वाला माइनस, फिर से b2 का है, b2 का मान कितना है, 2, फिर से गुणे c1 का मान कहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद में बराबर फिर y बटे, देखिए यहाँ पे y के बटे में क्या है, c1 का मान कितना है, माइनस का 5, फिर गुणे c1 के बाद क्या है, a2 का मान यहाँ पे कितना है, a2 का मान है 3, तो यहाँ पे गुणे 3, फिर बीच में माइनस, उसके बाद में c2 का मान कितना है, माइनस का 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि डबल निशान एक साथ नहीं रखते, फिर गुणे, उसके बाद में a1 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर फिर 1 बटे, अब 1 के बटे में क्या रहेगा, देखिए a1 का मान कितना है, 2 गुणे b2 का मान कितना है, 2, इसका भी मान 2 है, ये b2 है, माइनस फिर से a2 इसका मान कितना है, 3 है, गुणे फिर b1 है, उसका मान कितना है, 1। बस इसी को अब हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बटे 8 से 1 में गुणा कराएंगे तो 8, साथ में क्या है, माइनस का निशान, जब डबल माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 पंजे 10। ठीक है, बराबर फिर से y बटे, यहाँ पर देखिए एक माइनस है तो 5 से कितना हो जाएगा, माइनस का 15, यहाँ देखिए माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस, और 8 दूनी 16, बराबर इधर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, देखिए इधर ऊपर तो है x और बटे में कितना है, देखिए 10 में से 8 जाएगा, माइनस का 8 तो बचेगा 2, बराबर ऊपर है y बटे 16 में से माइनस का 15 जाएगा, बचेगा 1, बराबर यहाँ पे 1 और बटे में 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले इसके साथ में इसको लेना है, फिर इसके साथ में इसको लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम x वाले के साथ में 1 बटे 1 को ले लेते हैं, यानी x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से 1 का गुणा x ही होगा, और 2 1 कम कितना होगा, 2, तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरी बार इसके साथ इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ, सिंपल सा इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हटाएंगे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, y कम y बराबर 1 1 कम 1, तो जो y का मान आया वो कितना आ गया, 1। ठीक है, तो हमारा x और y का मान निकल आया, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी मैं क्वेश्चन में सबसे पहले हल करना है, a1 a2 b1 b2 इन सभी का मान निकालना है, उसके बाद चेक करना है कि हल कैसा आता है। ये दोनों आएगा तो हमें वज्रगुणन विधि नहीं लगाना है, अगर अद्वितीय आता है तो फिर हमें वज्रगुणन विधि यानी कि इस तरह से हल करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वज्रगुणन विधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें याद रखना है। तो चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के अच्छे से तैयारी करिए मैथ की, क्लास 10th मैथ 2022-23 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के 2 क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।